प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम आज अपना 5वां पाठ शब्द की परिभाषा आपको बताने वाले हैं तथा इससे बनने वाले अभ्यास प्रश्नों का हम पुनरावृत्ति करें। तो ये है, सबसे पहले परिभाषा से ही शुरू करेंगे। शब्द की परिभाषा। वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो। तो परिभाषा देखते हैं। परिभाषा किसकी? शब्द की। वर्णों के उस मेल को, वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं जिनका, पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे, जिनका या जिसका कोई अर्थ हो। तो ये है हमारी परिभाषा। वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ, अगर अर्थ नहीं बनता है तो वह हम कहेंगे वर्णों का समूह है, शब्द नहीं। क्योंकि हर शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। जैसे हम बात करें किताब, जब हम किताब की बात करते हैं तो अगर हम इसका क्रम आगे पीछे कर देंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। जैसे कि ये तो शब्द है किताब, और हम इसका वर्णों का जो क्रम आगे पीछे कर देते हैं, जैसे ये है किबता, किबता, हमने ब को आगे कर दिया तो पीछे कोई शब्द नहीं। किबता, इसका कोई अर्थ नहीं होता, तो ये शब्द नहीं। या फिर मात्रा का भी हम अगर क्रम आगे पीछे करते हैं तभी भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। की बात, ये भी कोई शब्द नहीं। मात्रा भी अगर आगे पीछे चली गई तो ये शब्द नहीं। ये हम कहेंगे ये तो वर्णों का मेल है, लेकिन शब्द नहीं कहेंगे। वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ होता है। ये तो वर्णों का मेल है ही है। की बात, कि बता, ये सब वर्णों का ही मेल है, लेकिन इनका अर्थ नहीं निकलता। इस कारण हम इन्हें शब्द नहीं कहते। वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कि कोई अर्थ निकले, मतलब निकले। तो की बता और की बात शब्द नहीं। तो हम जान गए परिभाषा के अनुसार वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो। तो ये थी हमारी परिभाषा। अब हम चलेंगे कुछ शब्दों के बारे में। इसमें हम अधिक से अधिक हमें शब्द याद करने चाहिए, तो इसीलिए कुछ शब्दों को बोलना है, उसका अभ्यास करना है, लिख करके चाहे बोल करके। तो सबसे पहले मैं पाठ की जो कुछ सूची, शब्दों की सूची ही बता देता हूँ। जैसे इनाम, और यहाँ पे हर जो शब्द मैं बोल रहा हूँ उनका कुछ ना कुछ अर्थ है। तो कौन कौन सा है? जैसे इनाम, औषधि, गाय, यात्री, ओखली, खिलाड़ी, चालक, वायु, थकावट, चढ़ाई, गुच्छा, हरियाली, कलंक, डिब्बा, पूज्य, दवाई,
सम्मान, स्वदेशी, आंधी, आकार, ये सब शब्द हैं। ये पाठ्य पुस्तक की कुछ और तालिका है। 18वां पेज है पृष्ठ, उसमें के भी कुछ शब्द मैं पढ़ देता हूँ। चतुर, भूमि, जंगल, अवस्था, सामाजिक, पुस्तक, विद्यालय, विदेशी, थैला, घूमना, निर्धन, परिवार, पंकज, स्वतंत्र, घोंसला, सुंदरता, अध्यापक, भूकंप, गुड़िया, कायर, अवकाश, नौकर, मूर्ति, संबंध, यात्रा, 5वीं, प्रश्न, सहायता, औरत, परंपरा, सुमति, आहार, लड़का, उत्तर, निश्चिंत। तो अब आ जाते हैं हम इस पाठ में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। जैसे कि क्रम बदलकर नए शब्द बनाओ, ये आते हैं हमारे 5वें पाठ शब्द से के अभ्यास प्रश्न में भी है। तो इसमें शब्द का क्रम बदल करके हमें नए शब्द बनाना, ये पूछा जाता है, परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो हम इसको लिखते हैं, इसका अभ्यास करते हैं आज। तो अब हमने अभ्यास करना है। प्रश्न है पहला, नीचे लिखे शब्द, नीचे लिखे शब्द, नीचे लिखे शब्दों का क्रम बदलकर नए शब्द बनाओ, नए शब्द बनाओ। पहला है धारा, इसका क्रम क्या होता है? जो आगे वाला जो शब्द है उसको पीछे लिखना है और पीछे वाले शब्द को आगे लिखना है। क्रम बदलने का क्या अर्थ होता है? बहुत से बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। धारा तो मतलब जो बाद का जो वर्ण है उसको हम पहले लिखेंगे और पहले वाले को बाद में। तो ये जैसे इसका उदाहरण भी दिया हुआ है, ये हो जाएगा राधा। राधा नाम होता है किसी लड़की या महिला का। यहाँ धारा, धारा मतलब नदी में बहने वाली धारा, पानी की लहर की, समुद्र की धारा। या फिर हम जब हमने इसका क्रम बदला तो ये राधा हो गई, जो किसी लड़की का या किसी महिला का नाम हो सकता है। तो ये नाम में बदल गया। तो इसी तरह हमें कौन कौन से शब्द दिए हैं? बस, उसके बाद में नाला, फिर है रहा, और चना। चना तो इनका क्या करना है? क्रम बदलना है। क्रम बदलने का क्या अर्थ होता है? जो पहले आया उसको बाद में करना है, जो बाद में आया उसको आगे करना है, पहले करना है। तो
तो ये दो शब्दों के ही हैं। तो बस, बस की जगह हम स को आगे लिखेंगे तो सब हो जाएगा। सब मतलब हम सब, सब ये शब्द है, सब एक शब्द है। नाला, नाला भी शब्द है। अब हम इसका क्रम बदल रहे हैं तो हो जाएगा ला ना, कोई चीज लाना। कहते हैं ना, जाओ एक गिलास पानी लाना, तो ला ना। रहा, रहा का हार हो जाएगा, हा को हमने पहले लिखा हार। चना, चना सबने देखा है खाने का जो वस्तु होती है। तो चना का नाच, नाच। तो क्रम बदलने से ये नए शब्द बने, क्रम बदलने से भी ये शब्द बनेंगे और इनका अर्थ है, इसीलिए इन्हें शब्द कहा जा रहा है। फिर से एक बार मैं बात बता दूं कि जो ये धारा का हमने राधा बनाया, ये नाम है। बस का सब बना दिया, ये सारे शब्द हैं, इनमें सबका कुछ ना कुछ अर्थ है, तभी हम इन्हें शब्द कह रहे हैं। तो ये था हमारा पहला अभ्यास प्रश्न। और आपको परीक्षा में क्या आ सकता है कि शब्द बनाने के लिए बोल सकता है किसका जो स्वर और व्यंजन हमने किए हैं, और आपको पता है अ से अनार, अमरूद, ऐसे शब्द बनाने आपको आने चाहिए। अगर बोलता है तो आपको बनाना आना चाहिए। या फिर दूसरा है कि हम कैसे शब्द बना सकते हैं, दूसरा प्रश्न आपको बताते हैं। तो ये आपने देखा क्रम बदलने वाला। अब हम दूसरे प्रश्न के अभ्यास करते हैं। हमारा दूसरा है जैसे प्रश्न है दूसरा, क तथा ल, क तथा ल वर्ण मिलाकर, वर्ण मिलाकर कौन कौन से शब्द करना है? आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, की मात्रा, की मात्रा लगाकर, लगाकर शब्द बनाओ, शब्द बनाओ। क तथा ल वर्ण मिलाकर, और हमें क्या है, क और ल वर्ण का प्रयोग करना है और मात्राएं ये सब लगानी है। किसकी? बड़ा आ की मात्रा लगानी, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए और ए, इनकी मात्रा लगाकर शब्द बनाना है। तो शुरुआत करते हैं क में, क और ल। तो इसमें हमने लगाया काल, इसमें किसकी मात्रा लगाई? आ की मात्रा। आ की मात्रा क में लगाया काल। तो इस तरह के प्रश्न देखना है। फिर से एक बार समझ लो, हमें दो वर्ण दिए हुए क और ल, और मात्राएं किसकी लगानी है ये दे रखी है, आ, ई, उ, ए। और शब्द बनाने, तो पहला शब्द है काल। काल में क में हमने आ की मात्रा लगाई और ल लिखा। अब उसी तरह शब्द बनाते जाएंगे। ए, उसके बाद है बड़ी ई, कील। कील एक शब्द है।
जब कील हम दीवार में लगाते हैं, लकड़ियों को जोड़ने के लिए भी कील का प्रयोग किया जाता है। अगला है कुल। कुल, उसके बाद है बड़ा ऊ में कुल। ये सब शब्द हैं। कुल, कुल मिलाकर बोलते हैं कुल। कुल, कुल मतलब वंश को भी कहा जाता है कुल। एक में केला। केला एक फल का नाम है। कैलाश एक पहाड़ का, पर्वत का नाम है, कैलाश। इसमें श आ रहा है तो इसको छोड़ देते हैं। श में क और ल ही होना चाहिए। तो काला, हमने आ की मात्रा क और ल में प्रयोग में काला रंग होता है। काली। तो इस तरह से शब्द हमें बनाना होना चाहिए। तो ये था हमारा 5वां। आज हम छठा पाठ भी करेंगे, संज्ञा। शब्द के बाद में संज्ञा करेंगे, संज्ञा की भी परिभाषा लिखते हैं। तो ये अब हम चलते हैं अपने छठे पाठ। परिभाषाएं सबको याद होंगी। अगर हमें परिभाषा याद नहीं होगी तो हम नहीं कर पाएंगे। अगला है हमारा छठा है संज्ञा। छठा पाठ है संज्ञा। और शुरुआत, किसी परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा लिखते हैं। किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते पूर्ण ज्ञान। तो संज्ञा की परिभाषा में कोई बदलाव नहीं है। जो आपने तीसरी कक्षा में पढ़ा था, ठीक ये चौथी में भी वही है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये नाम होता है संज्ञा। किसी व्यक्ति का हो सकता है, वस्तु का, स्थान का या भाव। भाव क्या होते हैं? जो मन में उमड़ते हैं, जैसे खुशी, दुख, घृणा, प्यार, ईमानदारी, ये सब भाव होते हैं। अब आ जाते हैं इसके भेद, संज्ञा के भेद। ये है, ये नया आपके लिए है। तो संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद आपको पता है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति वाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक
संज्ञाओं के भेद भी पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, तो इन दोनों को याद रखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और यह हम कहेंगे इसकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है। तो संज्ञा तो हमने तीसरी कक्षा में भी पढ़ा था, लेकिन जो भेद के बारे में और भेद की परिभाषा ये चौथी कक्षा से शुरू हो रही है। तो हम लोग एक देख लेते हैं, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है और आपसे पूछा भी जा सकता है परीक्षा में, जो है हम परिभाषा के लिए आप तैयार रहेंगे। तो एक बार फिर से इसे देख लीजिए। अब मैं आपको संज्ञा के भेद जो हैं उनकी परिभाषा लिखूंगा। तो एक बार देख लेते हैं संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें आप आगे पीछे कर सकते हैं, पहला नहीं, इनका क्रम आगे पीछे हो सकता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब मैं आपको परिभाषा दिखाता हूं। इन तीनों की परिभाषाएं परीक्षा में पूछी जाती है। तो पहला वाला है, हम व्यक्तिवाचक की संज्ञा की परिभाषा लिखता हूं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, लोगों को लगता है कि व्यक्तिवाचक मतलब केवल नाम के लिए आता है, नहीं, ऐसी बात नहीं। किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष स्थान या विशेष वस्तु या विशेष वस्तु के नाम को, विशेष वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें व्यक्ति भी आ गया, स्थान भी आ गया और वस्तु भी आ गई। तो कोई ये ना समझे व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल नाम होते हैं, व्यक्तियों के नाम होते हैं, ऐसी बात नहीं। इसमें स्थान और वस्तु भी आती है। व्यक्ति वाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण अगर पूछा जाता है तो आप उदाहरण में लिखेंगे। जैसे उदाहरण, अब तीनों का उदाहरण देंगे। जब भी हम उदाहरण देंगे तो व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु का उदाहरण देंगे। तो विशेष व्यक्ति में क्या आ गया? नरेंद्र मोदी, कोई भी नाम है। उसके बाद में स्थान हो गया, ये शहर का नाम, देश का नाम, भारत, वाराणसी भी लिख सकते हैं। और वस्तु, वस्तु हो गया रामायण, एक पुस्तक है, पुस्तक वस्तु में है रामायण। तो इस तरह हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा हमने लिखी है, इसे याद भी करेंगे। किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण नरेंद्र मोदी, भारत, रामायण।
अब आ जाते हैं हमारा जातिवाचक संज्ञा। इसमें पूरी जाति के बारे में का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम दूसरी परिभाषा पे आ जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा है ऐसे शब्द जिनसे, ऐसे शब्द जिनसे किसी एक जाति, किसी एक जाति की समस्त वस्तुओं, समस्त वस्तुओं का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, हाथी, गाय, इनसे पूरी समस्त जाति का बोध होता है। नदी, मेज आदि। तो जातिवाचक संज्ञा से इस शब्द से पूरी समस्त जाति का बोध होता है या उनके बारे में पता चलता है, बोध कर, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, तो गाय क्या है? सभी गायों के लिए प्रयोग। हाथी, हाथी सभी हाथी के लिए प्रयोग किया गया। लेकिन किसी हाथी का नाम हो, जैसे एरावत, इंद्र के हाथी का नाम एरावत था, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, खास हाथी है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। नहीं तो अगर हम हाथी बोल रहे हैं तो हाथी से समस्त जाति का पता चलता है, तो हाथी एक जातिवाचक संज्ञा। अब चलेंगे हम भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जो शब्द किसी गुण, दोष, स्वभाव या अवस्था को प्रकट करते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या होते हैं? जो शब्द किसी गुण, दोष, स्वभाव या अवस्था, अवस्था में जैसे कहेंगे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सब अवस्थाएं हैं, इसको भी भाववाचक संज्ञा में लिया जाता है। गुण, गुण मतलब अच्छाइयाँ, दोष मतलब बुराइयाँ। गुण और दोष जैसे सुंदरता गुण है, दोष घृणा, बेईमानी, ये सब भाववाचक संज्ञा में आएंगे। स्वभाव, जैसे स्वभाव में सुंदरता, मिठास, ये सब अवस्था मैंने आपको बताया, बचपन, जवानी, लंबाई, ये सब अवस्था वाली चीज़ें आएंगी। तो जो शब्द किसी गुण, दोष, स्वभाव या अवस्था को प्रकट करते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, मिठास, अच्छाई, मित्रता, बचपन आदि। तो ये थी हमारी परिभाषाएं। हम कल इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। संज्ञा से
संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं हम उन्हें कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।